मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 20वें अध्याय को खत्म कर चुके हैं, जिसमें कैथरीन जो है गौशालाओं में फैली हुई अनियमितताएं, अव्यस्तताएं और भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करते हुए इस बात को बताती हैं कि जो भी पैसा पशुओं की देखभाल के लिए आता है वो किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और पशु जो हैं वो कितनी भयावह स्थिति में गौशालाओं में रहते हैं। वहीं एक धर्मगुरु से हमें पता चलता है कि गौशालाओं के दृश्य इतने भयानक होते हैं, पशुओं की हालत इतनी खराब होती है कि उनको देखने के बाद धर्मगुरु 2 दिन तक खाना नहीं खा सके। वहीं पर वे गांधी को भी आड़े हाथों लेती हैं कि गांधी गायों के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन शायद ही कभी गौशालाओं में जाकर इन पशुओं की हालत को देखने की उन्होंने जहमत उठाई होगी। वहीं उम्मीद की किरण किस तरीके से वे सामने लेकर आती हैं कि कुछ जगहों पर वाकई लोग जो है वो गायों की सेवा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 21वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें एक इतिहासकार की दृष्टि से कैथरीन जो है वो भारत को एक बार फिर हमारे सामने लाती हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 21, नितांत अभाव का घर। भारत के नए बुद्धिजीवियों ने स्वर्ण युग के गौरव के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है। वे बताते हैं कि उस धुंधले अतीत में देश में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रतिभा, सुंदरता और शांति मुस्कुराती थी और अब वह सब भारत से चला गया और वे समझते हैं कि इस सुखद प्राकृतिक स्थिति को वर्तमान सरकार के जहरीले प्रभाव ने मार दिया है। कैथरीन जो खुद भी एक इतिहासकार थी और इस तरह के विवरण सुनकर सोचिए वो कितना हंसती होंगी, कितनी खिल्ली उड़ाती होंगी भारतीय बुद्धिजीवियों की, तथाकथित बुद्धिजीवियों की। इस स्वर्ण युग के बारे में जो ठेठ तर्क वे देते हैं वे इस प्रकार है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ सम्राट चंद्रगुप्त रहता था और वह तो व्यक्ति था जो सेल्यूकस से लड़ा था, जो सिकंदर से लड़ा था। बहुत अच्छा, पर चंद्रगुप्त के समय में एक 14 साल की सुंदर लड़की गहनों से लदी हुई कहीं भी पूर्ण सुरक्षा से घूम सकती थी। उसके राज्य में पूर्ण शांति थी, कोई गरीबी नहीं थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था और न कोई महामारी फैलती थी। किंतु अंग्रेजों ने आकर हमारा वह स्वर्ण युग नष्ट कर दिया। तो ये तो चंद्रगुप्त के काल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का काल क्या हुआ? आज तो व्यवस्था इनके हाथ में है पिछले 10 साल से, इन्हीं बुद्धिजीवियों के हाथ में। इन्हीं क्यों नहीं ये 10 सालों में स्वर्ण युग ले आए? क्यों 10 साल बाद हमें मणिपुर की वो जघन्य घटना देखनी पड़ रही है? ये सभी सवाल जो है वो उठाने चाहिए। इतिहास को कॉन्टेक्चुअलाइज करके ही पढ़ा जाना चाहिए। या फिर आरोप लगाने वाला व्यक्ति पहले सुखी देश का चित्र खींचता है जिसमें विज्ञान, दर्शन और गांव की सुंदरता का चित्रण होता है। उसके बाद अचानक वह अपने श्रोता के सामने वह चुनौती पेश करता है, क्या तुम पूरे भारत में मुझे उस जैसे जीवन का एक भी अवशेष दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर ये कहीं मौजूद होगा तो उसे ब्रिटेन ने नष्ट कर दिया होगा। तो एक भी अवशेष मतलब जहां अछूतों को पढ़ने का अधिकार ना हो, ब्रिटेन सरकार ने उन्हें अधिकार देकर ये अवशेषों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जो मतलब इन्होंने व्यवस्था बना रखी थी ना, जातिवादी और अछूतों को पढ़ने का अधिकार छीन रखा था, उसे ब्रिटेन ने यहाँ आकर ध्वस्त कर दिया। न केवल अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बल्कि हिंदुओं के धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया। कई तरह की रूढ़ियां जो हैं, कई तरह की जो प्रथाएं प्रचलन में थी, उन पर भी रोक लगवा दी थी। किंतु चंद्रगुप्त काल, जिसकी जो भी विशेषता रही हो, वह अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के 1900 से भी अधिक वर्ष पूर्व ही खत्म हो गया था। फुटनोट 1, चंद्रगुप्त का शासन 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व था। तो सोचिए कैथरीन कितना मतलब हास्यास्पद चीजों से गुजरी होंगी यहाँ पर आने के बाद। एक इतिहासकार के सामने उलझुल इतिहास प्रस्तुत करेंगे तो वो खिल्ली ही उड़ाएंगी ना। चंद्रगुप्त का राजवंश जिस जनश्रुति के कुहासे में लुप्त हो रहा था, उसी में से अशोक की महान आकृति उभरी थी। जब स्काइथियन और तुर्क सवारों ने उत्तरी पूर्वी दर्रों के रास्तों से गुजरकर उत्तरी भारत की मदद के लिए अपना राज्य स्थापित किया था, और जैसा कि वर्षों से होता आया है, स्वदेशी हिंदू जनता ने अपने दोनों विजेताओं स्काइथियनों और तुर्कों को अपने समाज में विलीन कर लिया था।
तो ये यहाँ के भारतीय समाज की विशिष्टता भी रही है, किसी भी चीज को अपने अंदर विलीन कर लेने की। चौथी और 5वीं ईसवी सदी का समय गुप्त राजाओं का समय था, जिसे महान हिंदू कला और इतिहास की सदी कहा जाता है। इसके बाद एक बार फिर उनके उत्तर के दर्रा क्षेत्र पर नियंत्रण ढीला पड़ गया और फिर मध्य एशिया के बाहर से जंगली मानव जाति के एक के बाद एक लहर आती गई। यही समय एटिना सेना की आतंकी खानाबदोश गोरे हूणों का भी है। देश की संपत्ति के वे लुटेरे सीमाओं पर अपने अवसर की तलाश में थे। जब उन्हें वह अवसर मिला तो वे उछल गए और उन्होंने देश को ऐसा साफ किया कि सारा सामाजिक ताना बाना नंगा हो गया। 6ठी सदी के आरंभ तक आधा उत्तरी क्षेत्र, जिसे हम भारत कहते हैं, हूणों का प्रांत हो गया था और चूंकि हूणों ने पहाड़ी बाधाओं को पार कर लिया था, इसलिए उनके गिरोह लगातार यहाँ आकर बसते रहे और भारतीय समाज में इतने घुल मिल गए कि आज कोई भी अपने को शुद्ध गोत्र या वंश परंपरा का नहीं कह सकता। और यही बात जो है जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी मेंशन की है। टॉपिक 5 का रेफरेंस जो है मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ यहाँ पर, जिसमें वे कहते हैं कि जिस नस्लीय शुद्धता का अस्तित्व नहीं, जाति उसे नहीं बनाए रख सकती। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी इन्हीं सारी बातों पर तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत किया है। स्थायकिनियों और तुर्कों की तरह हूण उनसे पहले ही मूल वासी लोगों में घुल मिल गए थे। हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म से विरोध के समय देश में फिर से प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उनका ये काम उनके विघटनकारी सिद्धांतों और उनके लाखों भयानक देवताओं ने किया था। और यहाँ पर भी मैं रेफरेंस जो है वो रिपीट कर देती हूँ हिंदुत्व का, पेज नंबर 161 में, जिसमें सावरकर इस बात को स्पष्ट तौर पर मेंशन करते हैं कि राष्ट्र ने पराक्रमी और अवतारी पुरुषों की और उनके भक्त पूजों की एक अखंड परंपरा का निर्माण किया। इसमें जो आखिरी चैप्टर है 8वां, उसमें सावरकर स्पष्ट तौर पर इन सब चीजों को रखते हैं कि भारत के ऊपर पूरा आधिपत्य स्थापित करना, पूर्ण सबको हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारे जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ी। लड़ाइयां तो लड़ी ही, उसके साथ साथ जो है छल बल का भी खूब इस्तेमाल किया। और सबसे जो अहम बात, बहुत सारे देवी देवताओं का इन्होंने निर्माण किया और एक मजबूत भक्ति परंपरा को यहाँ पर स्थापित किया। हिंदुओं ने, जो प्राचीन हिंदू हैं, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया था कि यहाँ के लोग जो हैं वो उपासक प्रवृत्ति के हैं। हर चीज की ये लोग उपासना करते हैं, चाहे बादल हो, चाहे सूरज हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे सांप हो, हर चीज की ये लोग पूजा करते हैं। इस चीज को जो है उन लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था और इसीलिए इतने अवतारी पुरुषों की उन्होंने और देवी देवताओं की उन्होंने एक अखंड परंपरा का निर्माण चालू किया। इसीलिए 7वीं सदी में कुछ वर्षों को छोड़कर उत्तर तथा दक्षिण कहीं भी राजनीतिक एकता या स्थायी राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ था, जबकि विघटन की शक्तियां कई गुना बढ़कर मजबूत हो गई थी। तो इन सब चीजों को भी, इतिहास की चीजों को यदि आप मौजूदा राजनीति पे रखकर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कैथरीन यहाँ पर क्या कह रही हैं। सीधी सी बात है, यदि आप पिछले 30 साल की राजनीति जो है देश की उस पर नजर डालेंगे तो कई तरह के राजनीतिक दल जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं और तरह तरह की सरकारों को हमने देखा है पिछले 30 सालों में। लेकिन इन सभी सरकारों के आने और जाने के दौरान जो है विघटनकारी शक्तियां बहुत ही मजबूत हुई हैं, जैसा कि भंवर मेघवंशी जी अपनी आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में मेंशन करते हैं कि 1925 में आरएसएस के नाम की जो विश्व बेल हम लोगों ने बोई थी वो आज बहुत फल फूल रही है और उसी का जो है सारा रिपरकशन आप देख रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो किस लिए हो रही है। 7वीं सदी के मध्य से अगले 500 वर्षों का उत्तरी भारत का इतिहास छोटे कबीलों और राज्यों के युद्धों का जटिल जाल रहा है, जिनमें युद्ध और षड्यंत्रों के बदले भाग्यों के साथ निरंतर आकार और संख्या भी बदल रही थी। छोटे सरदार एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, चढ़ाई, हमले, जज्बी ध्वंस, हत्या और मारामारी करते हुए देश के संपूर्ण उत्तरी और मध्य भाग को लगातार अपनी अदावत में उलझाए हुए थे। इस बीच प्रायद्वीपीय भारत यानी कि इंडियन पेनिनसुला, भारत का एकदम दक्षिणी छोर,
हमेशा उत्तर की धाराओं से अछूता एक पृथक स्थान बना रहा और उधर से वह अपनी पहाड़ियों और जंगलों की ओट से सुरक्षित रहा। यहाँ काली त्वचा वाले आदिवासी तमिल रहते थे जिनमें आर्य रक्त का मिश्रण नहीं था। वे अपनी स्वयं की लड़ाइयां लड़ते हुए अपने धर्म के देवताओं की पूजा करते थे और जब अंत में हिंदू धर्म प्रचारकों ने दक्षिण तट के पास धावा बोला तो उन्होंने उनके देवताओं के साथ अपने देवताओं को जोड़कर उन्हें अपने धर्म अपनाने को कहा। तो किस तरीके से संस्कृतियां आपस में मर्ज हुई हैं। एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति में विलय इसको नहीं कह सकते हैं। हिंदुओं ने दूसरों की संस्कृतियां हड़प ली हैं और हिंदुत्व के चैप्टर 3 में सावरकर ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया है कि बौद्धों का समूल नाश करने के बाद किस तरीके से उनके मंदिर और मठों को तोड़कर उन पर कब्जा करने के बाद किस तरीके से यहाँ के जो आदिवासी जनजाति समूह थे उनके साथ गठजोड़ करके नई नई चीजों और राज्यों की स्थापना यहाँ पर हिंदुओं ने करी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ अभी भूला नहीं होगा। हिंदुत्व का पूरा चैप्टर 3 इसी के ऊपर था। तमिलों ने बहुमूल्य देशी कला का विकास किया है। उनके बहुत से और निरंतर छोटे बदलते राज्यों में कम से कम एक दिलचस्प राज प्रणाली ग्राम स्वराज की थी जिसे वे सामने लाए थे, किंतु 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विशेष प्रणाली को कुचल दिया गया था। यहाँ ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि उत्तर या दक्षिण में जो इतिहास अंतहीन युद्धों और राजवंशों के परिवर्तनों से विकसित हुआ था उसने लोगों में न नगर पालिका जैसी संस्थाओं की, न स्वतंत्र नगरों की, न गणतंत्रों की और न राजनीति की कोई चेतना विकसित की थी। प्रत्येक राज्य हमेशा के लिए एक तानाशाह के पैरों में गिरा और निष्क्रिय पड़ा रहता था और अपने संक्षिप्त शासनकाल में वह अपने लोगों के साथ जैसा चाहता वैसा व्यवहार करता और ऐसा तब तक चलता जब तक कि कोई दूसरा तानाशाह उसे नीचे गिराकर नष्ट न कर देता था। तो यहाँ तक तो पूरा प्राचीन भारत के इतिहास की एक छोटी सी रूपरेखा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कैथरीन हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ये सारी बातें तो हम यहाँ के निवासी होते हुए भी अक्सर नहीं जानते हैं। इतिहास हम पढ़ते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं देते। इतिहास को जाने बगैर कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। इस बात की इंपॉर्टेंस को हम लोग नहीं समझते। तो आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में प्राचीन भारत के इतिहास से निकलकर जो है मध्यकालीन भारत तक हम चर्चा करेंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन ये वीडियो आपको कितने इन्फॉर्मेटिव लगते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और यदि वाकई आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना भी ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।